अर्तज़ा, तुम इस तरह मेरा फ़ोन नहीं काट सकती। मैं अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। बेगम हाजन की आवाज़ में थकन और गुस्सा दोनों शामिल थे। वह लाउंज पे सोफे पर बैठी फ़ोन कान से लगाए अपने बेटे से मुखातिब थी। दूसरी तरफ से अर्तज़ा के गहरे सांस लेने की आवाज़ आई, जो उसकी शदीद बेजारी ज़ाहिर कर रही थी। मम्मी, मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं इस मौज़े पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। आपने 3 माह पहले मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा के मेरा सुकून छीन लिया है। अब मज़ीद क्या चाहती हैं? अर्तज़ा का लहजा सपाट और सर था। सुकून? अर्तज़ा, मैंने तुम्हारा सुकून नहीं छीना। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। नूरे हरम इस घर की बेटी है। वो तुम्हारी कज़न है, कोई अजनबी नहीं। तुम्हारा निकाह हो चुका है और अब तुम्हें उसे अपने साथ नए अपार्टमेंट में लेकर जाना ही होगा। मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। बेगम हाजरा ने दो टोक लहजे में कहा। निकाह आपकी जिद थी मम्मी, मेरी पसंद नहीं। आपने उस लड़की को मेरे गले बांध दिया है जिससे मेरा कोई जोड़ ही नहीं है। वो यतीम है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं। अर्तज़ा की बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि उसे लाउंज के दरवाजे पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ नूरे हरम खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था जो वो बेगम हाजरा के लिए लाई थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन उसकी नज़रें नीचे थीं और पूरों में हल्की सी लर्जिश थी। बेगम हाजरा ने गड़बड़ा के फ़ोन बंद कर दिया। नूर बेटा, तुम कब आई? अभी ताई अम्मा, ये पानी पी लें। नूर ने निहायत धीमी और पुरसुकून लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो अर्तज़ा को हमेशा से चिढ़ दिलाती थी। उसे लगता था कि ये लड़की बहुत ही मसनूई है या फिर उसे अपने मसलूम होने का दिखावा करना आता है। अर्तज़ा का फ़ोन था। नूर ने गिलास वापस पकड़ाते हुए सादगी से पूछा। बेगम हाजर ने एक लंबा सांस लिया और नूर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाँ बेटा, वो कह रहा था कि उसे कुछ काम है, इसलिए शायद वो आज देर से आए। तुम परेशान ना हो, वो सिर्फ अपने काम में उलझा हुआ है। नूर के लबों पर एक हल्की सी तकरीबन गैर महसूस मुस्कुराहट आई। ताई अम्मा, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो क्या कह रहा था। वो मुझसे नफरत करता है और ये उसका हक है। मैंने कभी उससे मोहब्बत की उम्मीद नहीं की, इसलिए मुझे दुख भी नहीं होता। नूर का ये जुमला इतना सच और कड़वा था कि बेगम हाजरा के पास कोई जवाब नहीं था। वह नूर को बचपन से देखती आई थी। जब उसके माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर गए थे, तब से वो इसी घर में पली बड़ी थी। वो हमेशा से ऐसे ही थी, कमगो, समझदार और हद से ज़्यादा खुददार। 3 माह पहले जब अर्तज़ा की साबका मंगेतर अलीना उसे छोड़ के गई थी, तो अर्तज़ा टूट गया था। बेगम हाजरा ने इसी खौफ में कि उनका बेटा खुद को ख़त्म न कर ले, नूर के साथ उसका निकाह करवा दिया था। नूर ने ताई अम्मा का हुक्म मान लिया था, मगर अर्तज़ा ने उसे कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। दूसरी तरफ अर्तज़ा अपने ऑफिस के बड़े से कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर शहर के शोर को देख रहा था। वो 30 साल का एक कामयाब और पुरकशिश मर्द था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी वैरानी थी जो उसके माजी की दीन थी। 2 साल पहले उसकी मंगनी टूट गई थी और उस लड़की ने उसे उस वक्त छोड़ा था जब वो एक जज्बाती बहरान से गुजर रहा था। उसके बाद से उसने अपने ईर्द एक दीवार खड़ी कर ली थी। सर, आपकी कॉफ़ी, सैफ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सैफ न सिर्फ उसका बिजनेस पार्टनर था, बल्कि उसका वाहिद दोस्त भी था जो उसे समझता था। रख दो वहीं सैफ, अर्तज़ा ने मुड़े बगैर कहा। सैफ ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर वहीं मम्मी से बहस। यार अर्तज़ा, नूर एक अच्छी लड़की है। तुमने उसके साथ निकाह कर लिया है, अब उसे इस तरह लटका कर क्यों रखा हुआ है? वो तुम्हारे घर में रहती है, सब उसे तुम्हारी बीवी मानते हैं, मगर तुम उसे एक मुलाजमा से कम अहमियत देती हो। अर्तज़ा मुड़ा, उसकी आंखें सुर्ख थीं। सैफ, तुम नहीं जानती कि एक ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल होता है। वो लड़की, वो नूर, वो इतनी खामोश रहती है कि मुझे घुटन होने लगती है। मुझे लगता है कि वो अपनी सादगी के पीछे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मम्मी उसकी तरफदारी करती है, घर के नौकर उसके गुण गाते हैं, मैं अपने ही घर में अजनबी बन गया हूँ। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नीचे दिखाती है, या तुम्हारी अपनी अना तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है? सैफ ने संजीदगी से पूछा। वो लड़की तलाफी मांगती है न तवज्जा। वो तो बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। सच तो ये है कि तुम डरती हो अर्तज़ा। तुम डरती हो कि अगर तुमने उसे अपना लिया तो तुम दोबारा कमज़ोर पड़ जाओगी। मैं किसी से नहीं डरता, अर्तज़ा ने तल्खी से कहा। कल वो मेरे साथ इस शहर से दूर जा रही है। मम्मी ने इसरार किया है कि मैं उसे अपने नए अपार्टमेंट में साथ ले जाऊं। मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन वो वहाँ सिर्फ एक साया बन के रहेगी। मैं उसे ये बावर करवा दूंगा कि निकाह के कागजात पर दस्तखत करने से कोई किसी की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन जाता। सैफ ने सर हिलाया।
तुम उसे क्या बावर करवाओगी, वो तो पहले ही ये सब जानती है। देखना अर्तजा, किसी दिन तुम्हारा ये गुरूर इसी खामोशी से टकरा कर पाश पाश हो जाएगा। अगली सुबह अर्तजा घर पहुंचा तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। मम्मी के हुक्म के मुताबिक आज उसे नूर को लेकर अपने नए शहर वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होना था। वो सीधा लाउंज में आया जहां नूर अपना बैग बंद कर रही थी। सामान तैयार है तुम्हारा? अर्तजा ने खुश्क लहजे में पूछा। नूर ने सर उठा के उसे देखा। उसने सफ़ेद रंग का सादा सूट पहना था, सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। जी मैं तैयार हूँ। सुनो, अर्तजा उसके करीब आया। उसका कद आवर वजूद नूर के सामने एक दीवार की तरह लग रहा था। हम वहाँ अकेले होंगे, मम्मी या कोई और वहाँ नहीं होगा जो तुम्हारी तरफदारी करे। वहाँ मेरे कुछ असूल होंगे जिन्हें तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत करे। तुम अपने कमरे तक महदूद रहोगी और मेरे मामलात से दूर रहो। नूर ने एक पल के लिए अर्तजा की आंखों में देखा। उसकी काली आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहराई थी। आप बेफिक्र रहें अर्तजा साहब, मैं साए की तरह रहना जानती हूँ और साए कभी किसी के रास्ते में नहीं आते। आपको मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 3 महीनों में इस घर में नहीं हुआ। अर्तजा ने दांत पीसे। उसे नूर का ये जवाब देना जहर लग रहा था। उसे लगा था कि वो डरेगी, बहस करेगी या रो पड़ेगी, मगर उसके दो टोक जुमलों ने अर्तजा को लाजवाब कर दिया था। 3 घंटे का सफ़र किसी इम्तिहान से कम नहीं था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अर्तजा ड्राइविंग कर रहा था और नूर खिड़की से बाहर देख रही थी। जब वो अर्तजा के नए अपार्टमेंट पहुंचे तो वो शहर के एक बहुत ही महंगे और जदीद इलाके में था। अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा और शानदार था, मगर उसकी दीवारों से एक अजीब सी सर्द मेहरी टपक रही थी, बिल्कुल अर्तजा की शख्सियत की तरह। ये तुम्हारा कमरा है, अर्तजा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा कमरा कॉरिडोर की दूसरी तरफ है। मुलाजमा सुबह आएगी और काम करके चली जाएगी। नाश्ता और खाना वो तैयार कर दिया करेगी। तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है। नूर ने अपना सूटकेस एक तरफ रखा और कमरे का जायजा लिया। ठीक है, उसने कहा। सिर्फ ठीक है? अर्तजा को गुस्सा आया। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं, कोई सवाल? नूर ने मुड़ के उसे देखा। एतराज़ किस बात का? आपने मुझे छत दी है, आराम दिया है, इससे ज़्यादा एक अजनबी से क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ रहकर आपकी तवज्जो पाने की कोशिश करूँगी तो आप गलत है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि ताई अम्मा की यही ख्वाहिश थी। अर्तजा गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। नूर ने गहरा सांस लिया और बेड पे बैठ गई। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, मगर उसका दिल एक अजीब से बोझल से भरा हुआ था। शाम के वक्त जब अर्तजा ऑफिस से वापस आया तो उसे भूख महसूस हुई। वो किचन की तरफ गया तो देखा कि टेबल पे खाना लगा हुआ था, मगर नूर वहाँ नहीं थी। उसने एक नोट देखा जो मेज़ पे रखा था। खाना तैयार है, मैं अपने कमरे में हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। अर्तजा ने खाना खाया। खाना बहुत ही सादा मगर लजीज था। उसे याद आया कि मम्मी कहती थी कि नूर के हाथों में बहुत जायका है। उसने खामोशी से खाना ख़त्म किया और बर्तन वहीं छोड़ के अपने कमरे में चला गया। उसे लगा था कि शायद नूर बाहर आएगी, बर्तन समेटेगी या कोई बात करेगी, मगर पूरा अपार्टमेंट कब्रिस्तान की तरह खामोश रहा। अगले चंद दिन इसी मामूल में गुजरे। अर्तजा सुबह ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। वो जब भी आता खाना मेज़ पे सजा मिलता, घर साफ सुथरा होता, मगर नूर उसे कहीं नजर न आती। वो जैसे वाकई ही एक साया बन गई थी। अर्तजा को अब उस खामोशी से उलझन होने लगी थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो इस घर में अकेला रह रहा है, हालांकि कोई और भी वहाँ मौजूद था। एक रात जब वो वापस आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तेज़ बारिश हो रही थी और आसमान बिजली की गरज से लरस रहा था। अपार्टमेंट की लाइट अचानक चली गई। अर्तजा ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और किचन की तरफ गया ताकि पानी पी सके। अचानक उसे लाउंज के कोने में किसी के सिसकने की आवाज़ आई। उसने रोशनी उस तरफ की तो देखा कि नूर फर्श पे बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथ कानों पे रखे हुए थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। नूर? अर्तजा ने हैरत से पुकारा। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल कांप रही थी। जैसे ही बिजली जोर से करके उसके मुंह से एक दबी दबी चीख निकली और उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। अर्तजा को पहली बार एहसास हुआ कि ये मजबूत और खामोश लड़की किसी चीज़ से बुरी तरह डरती है। वो उसके करीब आया और उसके कदमों पे हाथ रखा। नूर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नूर ने तड़प के उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। खुदा के लिए लाइट जला दे, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसकी आवाज़ लरज रही थी। अर्तजा का दिल एक लम्हे के लिए पिघल गया। उसने देखा कि नूर की आंखें खौफ से फैली हुई थी। वो उस वक्त वो खुददार लड़की नहीं थी जो उसे जवाब देती थी, बल्कि एक छोटी सी सहमी हुई बच्ची लग रही थी। कोई नहीं आएगा नूर, मैं यहाँ हूँ। उसने नादानस्ता तौर पर उसका हाथ थाम लिया। ये सिर्फ बारिश है, कुछ नहीं होगा।
वो उसे उठाकर सोफे पर ले गया। नूर ने अब भी उसका हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। अर्तजा ने महसूस किया कि उसका अपना दिल भी तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद लाइट आ गई। नूर ने जैसे ही देखा कि रोशनी हो गई है, उसने फौरन अर्तजा का हाथ छोड़ दिया और दूर हट गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। माजरत, मुझे बचपन से अंधेरे और बिजली से डर लगता है, उसने नजर झुका कर कहा। अर्तजा उसे देखता रहा। तुमने कभी बताया नहीं। बताने से क्या होता, डर तो मेरा अपना है, उसे मुझे ही झेलना है, उसने बाल संवारते हुए कहा, जैसे दोबारा अपनी वही पुरानी दीवार खड़ी कर दी हो। तुम अजीब लड़की हो, अर्तजा ने धीमी आवाज में कहा। इतनी तकलीफ में होकर भी किसी को शरीक नहीं करती। तकलीफ में शरीक करना कमजोरी होती है अर्तजा साहब, और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती, खास तौर पर आपके सामने। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। अर्तजा वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। अगले दिन अर्तजा ऑफिस में बैठा था कि उसका दोस्त सैफ कमरे में दाखिल हुआ। अर्तजा, क्या हुआ, तुम कहाँ खोए हुए हो? सैफ ने उसे झंझोड़ा। कुछ नहीं सैफ, बस घर के हालात कुछ अजीब है। अर्तजा ने फाइल बंद की। नूर कैसी है? मम्मी बता रही थी कि तुम उसे साथ ले गई हो। वो ठीक है, बस खामोश रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़की के दिल में क्या चल रहा है। वो कभी कुछ नहीं मांगती, कभी शिकायत नहीं करती। कल रात वो डर रही थी, मगर जैसे ही लाइट आई उसने अपना रवैया ऐसे इख्तियार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैफ मुस्कुराया। उसे खुददारी कहती है अर्तजा। वो तुम्हारे सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती, क्योंकि तुमने उसे कभी अपना माना ही नहीं। जिस दिन तुम उसे यह एहसास दिलाओगे कि तुम उसके मुहाफिज हो, वो खुद तुम्हारे सामने अपने दिल के दरवाजे खोल देगी। अर्तजा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सैफ की बात उसके दिल में घर कर गई थी। क्या वो वाकई इतना संगदिल था कि एक बेकसूर लड़की को उसकी खामोशी की सजा दे रहा था? शाम को जब वो वापस आया तो उसे लाउंज में एक अजनबी मर्द बैठा नजर आया। वो नूर के साथ बहुत ही हंस हंस की बातें कर रहा था। अर्तजा का पारा एकदम हाई हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसकी गरजदार आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंजी। नूर और वो लड़का दोनों चौंक कर खड़े हो गए। अर्तजा साहब, आप आ गए। ये हमजा है, मेरा क्लास फेलो। ये मुझे कुछ नोट्स देने आया था। नूर ने सादगी से तारुफ करवाया। अर्तजा ने हमजा को नजरअंदाज किया और गुस्से से नूर की तरफ देखा। मैंने कहा था ना कि मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करना, और इसका मतलब ये भी है कि मेरे घर में किसी गैर मर्द का आना मुझे पसंद नहीं है। नूर ने बताया था कि आप बहुत ही सख्त मिजाज है, मगर इतने बदतमीज होंगे ये नहीं पता था। हमजा ने तलखी से कहा। हमजा, तुम जाओ, मैं कल यूनिवर्सिटी में तुमसे बात करूंगी, नूर ने मजबूत आवाज में कहा। हमजा के जाने के बाद अर्तजा ने नूर का बाजू सख्ती से जकड़ लिया। तुम यूनिवर्सिटी जाती हो? मम्मी ने तो कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। मैं मास्टर्स कर रही हूँ, और ताई अम्मा को ये बात पता है। आपको पता होती अगर आपने कभी मुझसे बात करने की जहमत की होती। नूर की आंखों में इस बार गुस्सा था, और जहाँ तक इज्जत की बात है तो किसी दोस्त का घर आना बेइज्जती नहीं होती। अर्तजा ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। वो हक्का बक्का रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नूर हरम सिर्फ खामोश रहना ही नहीं जानती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मुझसे आईना भी दिखा सकती है। उसकी अना को आज एक बहुत ही बड़ी टीस लगी थी। उसे लग रहा था कि ये साया अब उसे धीरे धीरे अपनी लपेट में ले रहा है। अर्तजा रात भर अपने कमरे में टहलता रहा। हमजा को उसके घर आना और फिर नूर का उसे जवाब देना, ये दोनों बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे अपनी अना पर चोट महसूस हो रही थी। वो अब तक समझता था कि नूर एक मट्टी की मौत है, जिसे जहाँ रख दिया जाए वो वहीं पड़ी रहेगी, मगर आज इस मूरत ने बोलना शुरू कर दिया था। अगली सुबह जब वो किचन में गया तो नूर वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन उसका नाश्ता मेज पे रखा था। अर्तजा ने गहरा सांस लिया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसे भूख नहीं थी, मगर वो नूर से बात करना चाहता था। उसने कई बार सोचा कि उसे पुकारे, मगर उसकी अना ने उसे रोक दिया। वो खामोशी से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे रास्ते उसे नूर की वो बातें याद आती रही। आपको पता होती अगर आपने कभी मुझसे बात करने की जहमत की होती। अर्तजा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो खुद से भागना चाहता था, उन सच्चाइयों से भागना चाहता था जो नूर ने उसके सामने रख दी थी। ऑफिस पहुंचकर उसने खुद को काम में गर्क करने की कोशिश की, मगर कुछ देर बाद सैफ उसके कैबिन में दाखिल हुआ। क्या बात है अर्तजा, आज चेहरा काफी उतरा हुआ है, रात को नींद नहीं आई क्या? सैफ ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। अर्तजा ने फाइल एक तरफ पटक दी। सैफ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की के साथ क्या करूं। कल उसका कोई क्लास फेलो घर आया हुआ था, और जब मैंने उसे टोका तो उसने आगे से मुझे इखलात का सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। सैफ बेख्तियार हंस दिया। अच्छा, तो नूर भाभी ने तुम्हें आईना दिखा दिया? यार अर्तजा, वो एक पढ़ी लिखी खुददार लड़की है, तुम उसे कैदी बना के नहीं रख सकती। अगर वो यूनिवर्सिटी जा रही है तो ये अच्छी बात है, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। हक है? मगर मुझे बताए बगैर? अर्तजा ने गुस्से से कहा। तुमने पूछा था,
सैफ ने संजीदगी से सवाल किया। तुम तो उसे देखना भी गवारा नहीं करते थे। खैर छोड़ो ये सब। आज एक नई कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है। वो लोग पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें इस डील को हर हाल में फाइनल करना है। अर्तजा ने सर हिलाया और काम की तरफ मतवज्जा हो गया, मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी वही बेचैनी थी। शाम को जब वो घर वापस आया तो अपार्टमेंट में अंधेरा था। उसे हैरत हुई क्योंकि नूर आमतौर पर उसके आने से पहले लाइट्स ऑन रखती थी। उसने लाइट जलाई और देखा कि लाउंज में कोई नहीं था। वो नूर के कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। नूर, तुम अंदर हो? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा धकेला तो वो खुला हुआ था। कमरा खाली था। अर्तजा के दिल में एकदम घबराहट उठी। क्या वो घर छोड़ के चली गई? क्या वो मम्मी के पास वापस चली गई? उसने फौरन अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल किया, मगर फ़ोन बंद जा रहा था। वो लाउंज पे आकर सोफे पर बैठ गया और अपना सर हाथों में थाम लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर नूर उसकी ज़िंदगी से चली गई तो ये अपार्टमेंट उसे काटने को दौड़ेगा। वो खामोशी जो उससे पहले सुकून देती थी अब बोझ लग रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और नूर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। अर्तजा को देखते ही वो ठटक के रुक गई। आप आके? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। तुम कहाँ थी और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? अर्तजा की आवाज़ में गुस्सा और फिक्र दोनों शामिल थे। नूर ने एक लंबा सांस लिया। लाइब्रेरी में थी, एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि देर हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। अर्तजा उठ के उसके करीब आया। नूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। परेशान? क्यों? आपने तो कहा था कि मैं साई की तरह रहूं और आपको मेरी मौजूदगी का एहसास भी ना हो। फिर आज मेरी गैर मौजूदगी से आपको क्या फ़र्क पड़ा? अर्तजा लाजवाब हो गया। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ उसे देखता रहा। नूर ने अपनी किताबें मेज़ पर रखी और किचन की तरफ बढ़ गई। मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नूर रुको, अर्तजा ने उसे पुकारा। नूर रुक गई मगर मुड़ी नहीं। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कल के रवैये के लिए। मैंने हमजा के सामने तुम्हें जिस तरह डांटा वो गलत था। अर्तजा ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। नूर आहिस्ता से मुड़ी। उसकी आंखों में नमी थी मगर वो मुस्कुराई। शुक्रिया अर्तजा साहब, मुझे खुशी हुई कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि चाहे हम एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, मगर कम से कम एक दूसरे की इज्जत तो कर सकते हैं। उस रात खाने की मेज़ पर पहली बार उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई जो सिर्फ ज़रूरत के तहत नहीं थी। अर्तजा ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और नूर ने उसे बताया कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर कर रही है और उसका इरादा है कि वो आगे चलकर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करे। अर्तजा उसे बोलते हुए देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नूर के अल्फाज में एक जादू है, एक ऐसी कशिश है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। अगले चंद दिन उनके दरमियान एक गैर एलानिया दोस्ती की तरह गुजरे। दोस्त अब उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने लगा था। वो कभी कभी वापसी पर उसे लेने भी चला जाता। नूर भी अब उसे इतना नहीं कतराती थी। वो उसे उसकी पसंदीदा खाने बनाकर खिलाती और अर्तजा को भी अब उसके हाथ के जायके की आदत हो गई थी। लेकिन ये सुकून आर्जी था। एक दिन जब अर्तजा ऑफिस में था, उसे गुमनाम नंबर से कुछ तस्वीरें वसूल हुई। उन तस्वीरों में नूर किसी कैफ़े में हमजा के साथ बैठी बहुत ही संजीदगी से बातें कर रही थी। तस्वीर इस तरह ली गई थी कि देखने वाले को लगे कि इनके दरमियान कोई गहरा ताल्लुक है। अर्तजा का खून खोल उठा। उसके जहन में फ़ौरन अलीना का चेहरा घूम गया, जिसने उसे इसी तरह धोखा दिया था। उसका सारा एतमाद एक पल में ढेर हो गया। उसे लगा कि नूर भी वही सब कर रही है जो अलीना ने किया था। वो गुस्से में घर पहुंचा और ज़ोर से दरवाज़ा खोला। नूर लाउंज में बैठी कुछ लिख रही थी। अर्तजा को इस तरह देखकर वो घबरा गई। अर्तजा साहब, आप खैरियत से तो हैं? अर्तजा ने अपना फ़ोन उसके सामने पटक दिया। ये क्या है नूर? नूर ने तस्वीरें देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तो आज दोपहर की है, जब हम प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले थे। मगर ये तस्वीरें किसने ली हैं? वो छोड़ो कि किसने ली हैं, ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम यूनिवर्सिटी में हो? तुम इसके साथ बाहर क्या कर रही थी? अर्तजा की आवाज़ धाड़ बन चुकी थी। मैंने झूठ नहीं बोला। नूर ने आवाज़ ऊंची की। इस बार वो डरी नहीं थी। हमें प्रोजेक्ट के लिए कुछ डेटा इकट्ठा करना था और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में शोर था, इसलिए हम बाहर चले गए। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम एक गैर मर्द के साथ इस तरह मिल रही हो कि लोग तुम्हारी तस्वीरें बना रहे हैं। अर्तजा ने उसका बाजू पकड़ के उसे झिंझोड़ा। क्या तुम भी अलीना बनना चाहती हो? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? नूर ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। मुझे अलीना के साथ कंपेयर मत करें, मैं वो नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पे इतना ही कम एतबार है तो फिर इस निकाह का कोई फ़ायदा नहीं। आपने पहले ही दिन से मुझे शक की नज़र से देखा है और आज आपने साबित कर दिया है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
नूर रोती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। अर्तज़ा वहीं खड़ा हाँफ रहा था। उसका गुस्से तो था, मगर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसने शायद हद पार कर दी है। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। ये सैफ था। अर्तज़ा, तुम कहाँ हो? जल्दी ऑफिस आओ, हमारी डील खतरे में है। वो नई कंपनी जिसके साथ हम काम करने वाले थे, उनके मालिकान आज पाकिस्तान आई है और उसने हमारे साथ मीटिंग करने से इनकार कर दिया है। कौन है वो? अर्तज़ा ने बेजारी से पूछा। अलीना। सैफ की आवाज़ में परेशानी थी। अर्तज़ा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अलीना? वो वापस आ गई थी और उसकी डील ख़राब करना चाहती थी। उसे अब समझ आया कि वो तस्वीरें किसने भेजी होंगी। ये अलीना की चाल थी ताकि वो अर्तज़ा का ज़हनी सुकून छीन सके। वो फ़ौरन ऑफिस भागा। वहाँ अलीना अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद थी। वो बहुत ही मॉडर्न और महंगे लिबास में मलबूस थी और उसके चेहरे पर वही फातहाना मुस्कुराहट थी जिससे अर्तज़ा को नफरत थी। हेलो अर्तज़ा, काफ़ी ऐसे बाद मिल रहे हैं, है ना? अलीना ने बड़े इत्मीनान से कहा। अर्तज़ा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सैफ की तरफ देखा। सैफ, मीटिंग शुरू करो। मीटिंग तो तब होगी जब मैं चाहूँगी। अलीना ने अपनी कुर्सी घुमाई। देखो अर्तज़ा, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी कंपनी डूब रही है और सिर्फ मैं उसे बचा सकती हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हारी कोई कीमत मैं अदा नहीं करूँगा, अर्तज़ा ने सर्द लहजे में कहा। अच्छा, यहाँ तक कि अपनी मासूम बीवी की इज्जत भी नहीं? अलीना ने तन से कहा। मैंने सुना है कि वो आजकल अपनी क्लास वालों के साथ काफ़ी वक्त गुजार रही है। वो तस्वीरें तो मिल गई होंगी। अर्तज़ा ने गहरा सांस लिया और अलीना के करीब गया। वो तस्वीरें तुमने भेजी थी, मैं जानता हूँ। और सुनो अलीना, नूर तुम्हारी तरह नहीं है। वो मेरी बीवी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी घटिया चालों से हमें अलग नहीं कर सकती। अलीना की मुस्कुराहट गायब हो गई। देखते हैं अर्तज़ा, अभी तो ये शुरुआत है। मैं तो तुम्हें और तुम्हारी इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। वो गुस्से से वहां से चली गई। अर्तज़ा सोफे पर ढेर हो गया। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसने अलीना की बातों में आकर नूर पर शक किया था। उसे दुख पहुंचा था। वो जब घर पहुंचा तो आधी रात हो रही थी। पूरा अपार्टमेंट खामोश था। वो नूर के पास गया और आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला। नूर बेड पे लेटी हुई थी, मगर वह सोई नहीं थी। उसके सिसकने की आवाज़ें वाज़ेह थी। अर्तज़ा खामोशी से उसके पास बेड पर बैठ गया। नूर ने चूम कर उसे देखा और उठने की कोशिश की, मगर अर्तज़ा ने उसे रोक दिया। नूर, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ रुन गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादती की। वो तस्वीरें अलीना ने भेजी थी। वो हमें अलग करना चाहती है। मैं उसके जाल में फंस गया था। नूर ने आंसू पोंछे। आप उसके जाल में नहीं फंसे अर्तज़ा साहब, आप अपनी माजी के जाल में फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि हर औरत बेवफा होती है। आपने मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। मैं करूँगा नूर, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी तुम पे शक नहीं करूँगा। अर्तज़ा ने उसका हाथ थाम लिया। अलीना वापस आ गई है और वो हमें बर्बाद करना चाहती है, मगर मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है। नूर ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई थी। उसने धीरे से अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। मैं आपके साथ हूँ अर्तज़ा साहब, हमेशा। अगले चंद दिन बहुत ही मुश्किल थे। अलीना ने मार्केट में अर्तज़ा की कंपनी के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। सरमायाकार अपना पैसा निकाल रहे थे और कंपनी दिवालिया होने के करीब थी। अर्तज़ा दिन रात मेहनत कर रहा था, मगर हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। नूर ये सब देखा और खामोश नहीं रह सकी। उसने अपने तौर पर तहकीक शुरू की। उसे पता चला कि अलीना जिस कंपनी की नुमाइंदगी कर रही है, वो खुद एक बड़े फ्रॉड में मुलविस है और अलीना सिर्फ अर्तज़ा से बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही है। एक शाम जब अर्तज़ा बहुत ही परेशान घर आया, नूर उसके पास आई। अर्तज़ा साहब, मेरे पास कुछ है जो शायद आपकी मदद कर सके। नूर ने उसे कुछ दस्तावेज़ात दिखाए जो उसने अपने एक प्रोफेसर की मदद से निकलवाई थी। उन दस्तावेज़ात से साबित होता था कि अलीना की कंपनी गैर कानूनी कामों में मुलविस है। नूर, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अर्तज़ा की आंखें चमक उठी। हमजा के वालिद एक बहुत बड़े वकील हैं। मैंने उनसे मदद ली थी। उन्होंने ये सब निकाल कर दिया है। नूर ने सादगी से बताया। अर्तज़ा ने एक पल के लिए हमजा का नाम सुन के झटका खाया, मगर इस बार उसने खुद पे काबू पाया। शुक्रिया नूर, तुमने मुझे बचा लिया। अगले दिन अर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वह तमाम सबूत मीडिया के सामने रख दिए। अलीना की कंपनी का भांडा फूट गया। हालात बेहतर हो रहे थे। वो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा सामने रखी फाइल्स को घूर रहा था, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अलीना का वापस आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो एक सोची समझी साजिश के तहत आई थी। अर्तज़ा ने गहरा सांस लिया और अपनी कुर्सी के पुश्ते टेक लगाकर आंखें मूंद ली। दरवाजे पर दस्तक हुई और सैफ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ थे।
ارتضیٰ، وہ ڈیل جس کے لیے ہم پچھلے 6 ماہ سے محنت کر رہے تھے اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ وہ فورن انویسٹرز ہم سے ملنے سے کترانے لگے ہیں۔ سیف نے کرسی گھما کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ ارتضیٰ نے آنکھیں کھول کے پوچھا۔ وجہ وہی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا۔ علینا جس کمپنی کی نمائندگی کر رہی ہے اس نے انویسٹر کو یہ باور کروا دیا ہے کہ تمہاری کمپنی کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور تمہارے اوپر کچھ پرانے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ سیف نے تلخی سے جواب دیا۔ ارتضیٰ نے ایک زوردار مکہ میز پہ مارا۔ یہ عورت میری زندگی کو جہنم بنا کر ہی دم لے گی۔ اسے پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ صرف پروجیکٹ نہیں چھیننا چاہتی ارتضیٰ، وہ تمہارا سکون برباد کرنا چاہتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ تمہیں نیچے دکھانے کا بہترین طریقہ تمہارا کام ہے۔ سیف نے اسے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، ہم اس کا توڑ نکالیں گے۔ ارتضیٰ خاموش رہا۔ اسے علینا کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے نکاح کے وقت کہی تھی۔ وہ اسے کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شام کو جب ارتضیٰ گھر پہنچا تو اسے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ کچن سے مسالوں کی بھینی بھینی مہک پوری اپارٹمنٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا جہاں نور چولہے کے پاس کھڑی کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا بنا رکھا تھا اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ نور نے مڑ کے دیکھا تو ارتضیٰ کو وہیں کھڑا پایا۔ اس کے لبوں پر ایک سادہ سی مسکراہٹ آئی۔ آپ آ گئی؟ میں نے سوچا آج کچھ خاص بناؤں۔ ممی بتا رہی تھی کہ آپ کو کڑھائی بہت پسند ہے تو میں نے کوشش کی ہے۔ اس نے چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے ایک نظر نور پہ ڈالی اور پھر کچن کے کاؤنٹر پہ رکھی کتابوں پر۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا کوئی بڑا ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ جی وہ اگلے ہفتے ہے، بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ نور نے چولہا آہستہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا آفس میں سب ٹھیک ہے؟ ارتضیٰ نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا نور کو بتانا چاہیے کہ علینا واپس آ چکی ہے؟ کیا وہ بوجھ اٹھا پائے گی؟ نہیں، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی تھکن ہے، اس نے جھوٹ بول دیا، حالانکہ اس کا لہجہ اس کی پریشانی صاف بیان کر رہا تھا۔ نور اس کے قریب آئی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ارتضیٰ صاحب، آپ جھوٹ نہیں بول پاتے، آپ کی آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں شاید حل نہ کر سکوں مگر سن تو سکتی ہوں۔ ارتضیٰ کا دل پگھلنے لگا۔ وہ جس لڑکی کو بوجھ سمجھتا تھا وہ آج اس کا سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور، وہ علینا واپس آ گئی ہے۔ نور کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ وہ کیوں آئی ہے؟ وہ ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں آئی ہے مگر اس کا اصل مقصد مجھے نقصان پہنچانا ہے۔ وہ میری کمپنی کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لے کر اسے سب کچھ بتا دیا۔ نور نے کچھ دیر سوچا اور پھر بڑے سکون سے کہا۔ ارتضیٰ صاحب، طوفان جب آتا ہے تو درخت جڑوں سے تب اکھڑتے ہیں جب وہ بہت سخت ہوں۔ جو لچکدار ہوں وہ بچ جاتے ہیں۔ علینا اگر آپ کا ماضی ہے تو میں آپ کا حال ہوں۔ اسے اپنا حال مت خراب کرنے دیں۔ وہ جو بھی کر رہی ہے اسے کرنے دیں۔ آپ صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ جیت سچ کی ہوتی ہے۔ ارتضیٰ اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان آ سکتی ہے؟ نور کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ جس رشتے کی بنیاد تائی اماں کی دعاؤں پر ہو اسے کوئی علینا نہیں توڑ سکتی۔ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے ارتضیٰ صاحب۔ ارتضیٰ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس نے دھیرے سے نور کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ نور، تم نے آج میری بہت ہی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ اگلے دن ارتضیٰ ایک نئے عزم کے ساتھ آفس گیا۔ اس نے سیف کو بلا کر نئی حکمت عملی تیار کی۔ ہمیں انویسٹرز کو ڈائریکٹ میٹنگ کے لیے بلانا ہوگا۔ ہمیں انہیں ثبوت دکھانے ہوں گے کہ ہماری کمپنی مستحکم ہے، ارتضیٰ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ لیکن میٹنگ سے ٹھیک 1 گھنٹے پہلے ارتضیٰ کو ایک کال وصول ہوئی۔ یہ علینا تھی۔ ارتضیٰ، کیا تم اب بھی مجھے سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گی؟ علینا کی آواز میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ علینا، تم جو بھی کر رہی ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں۔ اچھا، تو کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاری وہ معصوم نور حرم اس وقت کہاں ہے؟ علینا کے سوال نے ارتضیٰ کے دل کی دھڑکن روک دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ وہ اس وقت میرے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی ہے اور ہم تمہارے رازوں پر بات کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے تو تمہیں اس میٹنگ میں نہیں جانا ہوگا۔ علینا نے ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ارتضیٰ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کا کریئر تھا، اس کی محبت تھی اور دوسری طرف نور تھی۔ اس نے فوراً نور کو فون کیا مگر اس کا فون بند تھا۔ سیف، میٹنگ کینسل کر دو، ارتضیٰ نے بدحواسی میں کہا۔ کیا؟ کیوں؟ ارتضیٰ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ انویسٹرز باہر بیٹھے ہیں۔ نور علینا کے پاس ہے، میں اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔
अर्तज़ा ने अपनी चाबियां उठाई और ऑफिस से बाहर भागा। वो उस कैफ़े की तरफ पहुंचा जहां अलीना ने उसे बुलाया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि अलीना एक मेज़ पे अकेली बैठी कॉफ़ी पी रही थी। नूर कहाँ है? अर्तज़ा ने उसके करीब जाके धाड़ के पूछा। अलीना बड़ी आराम से मुस्कुराई। बैठो तो सही अर्तज़ा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने पूछा नूर कहाँ है? अर्तज़ा ने उसका बाजू पकड़ के उसे कुर्सी से उठाया। वो तो यहाँ कभी आई ही नहीं थी। अलीना ने कहकर लगाया। वो तो अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोजेक्ट में मसरूफ़ होगी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मीटिंग से रोकने के लिए झूठ बोला था। और देखो, तुम कितने आराम से मेरी जाल में आ गए। अर्तज़ा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा था। उसने अलीना को झटका दिया और बाहर की तरफ भागा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सैफ का फ़ोन आया कि इन्वेस्टर्स गुस्से में जा चुके हैं। अर्तज़ा सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसने नूर को कॉल की। इस बार फ़ोन मिल गया। हेलो अर्तज़ा साहब। नूर की आवाज़ पुरसकून थी। नूर, तुम कहाँ हो? मैं तो लाइब्रेरी में हूँ। आपको बताया तो था कि मेरा प्रोजेक्ट है। क्या हुआ? आपकी आवाज़ इतनी परेशान क्यों है? अर्तज़ा ने एक लंबा सांस लिया। कुछ नहीं नूर, बस अपना ख्याल रखना, मैं घर आ रहा हूँ। वो जब घर पहुंचा तो वो बिखरा हुआ था। उसे अपनी हार का दुख था, मगर उससे ज़्यादा उसे इस बात का अफसोस था कि वो अलीना की चालों को समझ नहीं पाया। नूर ने उसे देखा तो फौरन उसके करीब आई। क्या हुआ अर्तज़ा साहब, मीटिंग कैसी रही? अर्तज़ा सोफे पर बैठ गई और अपना सर हाथों में झुका लिया। मैं हार गया नूर, अलीना जीत गई। उसने मुझे झूठ बोलकर बुलाया कि तुम उसके पास हो, और मैं पागलों की तरह वहां चला गया और मीटिंग मिस कर दी। नूर खामोशी से उसके पास बैठ गई। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई शिकायत नहीं की। उसने धीरे से अर्तज़ा का हाथ थामा। आप हारे नहीं हैं अर्तज़ा साहब। आपने ये साबित किया है कि आपके लिए रिश्ते काम से ज़्यादा अहम हैं। अलीना ने सोचा होगा कि वो आपको नीचा दिखाएगी, मगर उसने तो आपके दिल की सच्चाई जाहिर कर दी। मगर मेरा बिजनेस, मेरी मेहनत, बिजनेस दोबारा बन जाएगा, मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर आज आप ना जाते और वाकई मुझे कुछ हो जाता, तो क्या आप खुद को कभी माफ़ कर पाती? अर्तज़ा ने उसे देखा। उसकी आंखों में वो सुकून था जो उसे दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता था। तुम इतनी समझदार कैसे हो नूर? जिंदगी ने सिखा दिया है, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया। अगले चंद दिन अर्तज़ा के लिए बहुत ही कठिन थे। कंपनी की साख दांव पर थी और बैंकों का दबाव बढ़ रहा था। सैफ भी काफ़ी मायूस हो चुका था, लेकिन नाउर खामोश नहीं बैठी थी। उसे पता था कि अलीना जिस कंपनी के ज़रिए ये सब कर रही है, उसका पस मंज़र साफ नहीं है। नूर ने अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर अलवी से रब्ता किया, जो बिजनेस लॉ के माहिर थे। उसने उनसे अलीना की कंपनी की हिस्ट्री निकलवाई। नूर बेटा, ये कंपनी तो बैनुल अक़वामी सतह पर ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। इन्होंने कई जगहों पर फ्रॉड किया है। डॉक्टर अलवी ने उसे वह तमाम दस्तावेजात दिखाए जो उसने मांगी थी। नूर की आंखों में एक चमक आ गई। उसे वो हथियार मिल गया था जिससे वो अलीना को हरा सकती थी। वो फौरन घर आई और अर्तज़ा का इंतज़ार करने लगी। अर्तज़ा जब वापस आया तो वो बहुत ही नढाल था। नूर, शायद हमें ये अपार्टमेंट बेचना पड़ेगा, हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। नूर उसके पास आई और वो फाइल उसके सामने रख दी। ये अपार्टमेंट बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अर्तज़ा साहब। ये देखें, ये है अलीना की असलियत। अर्तज़ा ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। ये सब सच है? जी, ये इंटरनेशनल बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं। अलीना जिस कंपनी की पार्टनर बनी है वो खुद डूब रही है, और वो आपकी कंपनी को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। अर्तज़ा ने नूर को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। नूर, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मेरे लिए वो कर दिया जो मैं खुद नहीं कर सका। नूर ने उसके सीने पे सर रख दिया। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। अगले दिन अर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने अलीना की कंपनी के तमाम सबूत मीडिया के सामने रख दिए। जब अलीना को ये पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक सादा सी लड़की उसके इतने बड़े जाल को एक पल में काट देगी। अलीना को इन्वेस्टर्स ने भी छोड़ दिया और उसकी अपनी साख इतनी ख़राब हो गई कि उसे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अर्तज़ा की कंपनी न सिर्फ बहरान से निकल आई, बल्कि इन्वेस्टर्स ने उससे माफ़ी मांगी और डील दोबारा साइन कर ली। खुशी का ये मौका मनाने के लिए अर्तज़ा ने एक छोटी सी पार्टी रखी। उसने नूर को एक बहुत ही खूबसूरत लिबास तोहफे में दिया, आसमानी रंग का रेशमी सूट जिस पे मोतियों का काम था। नूर, आज मैं बहुत खुश हूँ। अर्तज़ा ने आईने के सामने खड़ी नूर को देखे हुए कहा। नूर ने दुपट्टा सेट किया और मुड़ी। मैं भी बहुत ही खुश हूँ कि आपका वक़ार बहाल हो गया। अर्तज़ा उसके करीब आया। नूर, इस सब में मैंने एक चीज़ सीखी है। जीत सिर्फ दौलत या काम की नहीं होती। जीत उस भरोसे की होती है जो दो लोग एक दूसरे पर करते हैं।
पार्टी में सब लोग नूर की तारीफ कर रहे थे। बेगम हाजा भी वहाँ मौजूद थी। उनकी आंखें खुशी से नम थीं। मैंने कहा था ना अर्तज़ा कि नूर तुम्हारी ज़िंदगी में नूर लेकर आएगी। उन्होंने अपने बेटे का सर चूमा। अर्तज़ा ने नूर की तरफ देखा जो सैफ की बीवी से बातें कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी अब मुकम्मल हो गई है। तुमने कभी सोचा था नूर कि हम इस मकाम तक पहुँचेंगे? रात का पिछला पहर था और अपार्टमेंट की बालकनी से पूरे शहर की रोशनियाँ किसी जुड़े हुए हार की तरह चमक रही थी। अर्तज़ा ने कॉफ़ी का मग थामे हुए नूर से पूछा, जो उसके बराबर में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों का लुत्फ ले रही थी। नूर ने गहरा सांस लिया और नजरें झुका ली। सच्ची बात कहूँ तो अर्तज़ा साहब, मुझे लगता था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके घर के एक कोने में गुजार दूंगी और आपको मेरी मौजूदगी का कभी एहसास तक नहीं होगा। मुझे तो बस अपने नसीब पे सब्र करना आता था। उम्मीद करना तो मैंने छोड़ दिया था। अर्तज़ा ने कॉफ़ी का मग मेज़ पे रखा और नूर के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आज वो शक्ति नहीं थी जिससे नूर कभी डरा करती थी, बल्कि एक ऐसी नरमी थी जिसमें पनाह लेने को जी चाहता था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था ना, अर्तज़ा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने खूबसूरती को रंगों और चेहरों में ढूंढा, जबकि वो तो तुम्हारी रूह में थी। मैंने ज़िंदगी को लफ्ज़ों में तलाश किया, जबकि वो तुम्हारी खामोशी में थी। नूर, मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है, बहुत अजियत दी है। क्या तुम वाकई मुझे माफ़ कर चुकी हो? नूर ने सर उठाकर अर्तज़ा की आंखों में देखा। जिस दिन आपने मेरा हाथ थामकर मुझे साये से बीवी तस्लीम किया था, उस दिन मेरे दिल से तमाम गिले शिकवे मिट गए थे। मोहब्बत में माफ़ी नहीं होती अर्तज़ा साहब, बस कबूलियत होती है, और मैंने आपको आपकी तमाम तलखियों समेत कबूल कर लिया था। अर्तज़ा ने धीरे से नूर के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसके पूरों की तपिश नूर के दिल तक महसूस हो रही थी। नूरे हरम, आज मैं तुमसे वो कहना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, और शायद अब कभी किसी और से कहूँगा भी नहीं। मैंने मोहब्बत को एक बोझ समझा था, एक कमज़ोरी समझा था, मगर तुमने मुझे बताया कि मोहब्बत तो वो ताकत है जो इंसान को खुद से लड़ाना सिखाती है। अर्तज़ा का लहजा लुढ़क गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नूर, ये कोई वक्ती कशिश नहीं है, ना ही ये किसी एहसान का बदला है। ये वो एहसास है जो अब मेरी हर सांस के साथ जुड़ गया है। क्या तुम मेरी इस अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बन के रहोगी? नूर की आंखों से एक आंसू टपक कर अर्तज़ा के हाथ पे गिरा। ये दुख का नहीं बल्कि एक सुकून का आंसू था, जिसका उसने बरसों इंतज़ार किया था। मैं तो हमेशा से आप ही की थी अर्तज़ा साहब, बस आपको पहचानने में थोड़ी देर होगी, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया। अर्तज़ा ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। बालकनी में लगी मध्यम लाइट्स और बारिश की बाद की सूंधी खुशबू उनके इस एतराफ़ मोहब्बत की गवाह बन गई। उसी लम्हे ना कोई माजी था, ना कोई अलीना, और ना ही कोई ज़ायान। वहाँ सिर्फ दो रूहें थी जो एक दूसरे में जम हो रही थी। कुछ दिन बाद बेगम हाजा के घर में एक बार फिर रौनक थी, मगर इस बार ये कोई मसनूई तकरीब नहीं थी, बल्कि एक हकीकी खुशी का मौका था। अर्तज़ा और नूर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। देखा अर्तज़ा, मैंने कहा था ना कि सब्र का फल मीठा होता है, बेगम हाजिर ने नूर का माथा चूमते हुए कहा। मेरी नूर ने इस घर को वाकई नूर से भर दिया है। अर्तज़ा ने दूर खड़ी नूर को देखा जो जमील और ऐना के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। वो सहमी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि एक पुरएतमाद और खुशमिजाज औरत थी, जिसे पता था कि उसका जीवन साथी उस पर फख्र करता है। सैफ अर्तज़ा के पास आके खड़ा हो गया। मुबारक हो दोस्त, आज तुम वाकई जीत गई हो। बिजनेस की डील्स तो आती जाती रहती हैं, मगर ये जो सुकून तुम्हारे चेहरे पर है, ये असल दौलत है। तुम सही कहते हो सैफ, अर्तज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ, मगर नूर ने मुझे सिखाया कि असल मजबूती दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें अपना बनाने में है। रात के वक्त जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आए, तो अर्तज़ा ने नूर के लिए किचन में खुद चाय बनाई। आज मैं आपकी एक बहुत ही पुरानी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, नूर ने चाय का मग थामते हुए कहा। कौन सी ख्वाहिश? अर्तज़ा ने हैरत से पूछा। आपने कहा था ना कि आपको मेरी खामोशी से घुटन होती है। आज मैं आपको वो सब सुनाऊंगी जो मैंने इन बरसों में अपने दिल में छुपा के रखा था। मेरी डायरी, मेरी नज़में, और वो तमाम बातें जो मैं सिर्फ अपने आप से करती थी। अर्तज़ा उसके पास सोफे पर बैठ गया और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ नूर। अब हमारी ज़िंदगी में खामोशी होगी, मगर वो घुटन वाली नहीं, बल्कि सुकून वाली होगी। नूर ने अपनी डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ की लहरें अपार्टमेंट की दीवारों से टकरा कर एक सहर तारी कर रही थी। अर्तज़ा उसे सुनता रहा और उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा, बल्कि वो अपनी रूह की तकमील देख रहा है।
ان کی محبت اب کسی اہم امتحان کی محتاج نہیں تھی۔ انہوں نے دکھوں کی آگ میں تپ کر اپنے رشتوں کو کندن بنا لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، مگر اب ان کے پاس ایک دوسرے کا ہاتھ تھا اور وہ یقین تھا جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کے اس خوبصورت انجام پر اپنی مہر ثبت کر رہا ہو۔